हेलो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सभी अच्छे हैं। तैयारी कैसी चल रही है, सबसे पहले आप लोग बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 3 क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसको पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, ताकि एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। इससे पहले हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, कि आखिर में समीकरण क्या होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसका व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, तो व्यापक रूप हम लोग समझ चुके हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है। इतना जानकारी तो है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवीजन करा दे रहा हूँ। डेफिनेशन क्या कहता है समझिएगा। दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। फिर समझिए, यह है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यह है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं, और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0। ये बात समझ में आ गया। यह है आप लोगों का कौन चीज, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। बात समझ में आया। अब सबसे पहला बात यह देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि एक तल में यदि दो रेखाएं दी गई हो, एक तल में यदि दो रेखाएं दी गई हो तो तीन कंडीशन, तीन गो स्थिति हो सकता है। ठीक है ना, उसका तीन गो सिचुएशन हो सकता है। पहला कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये दो रेखाएं जो है ना, इस तरीके से ये दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगा, एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। इसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। दूसरा कंडीशन, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात वे समांतर है। मतलब कि दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती है वे समांतर रेखाएं कहलाते हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समान दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे के समान दूरी पर स्थित हो। यह हो गया आपका समांतर रेखाएं हो गया। इसको हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। अब जरा सोचिए बच्चों, तीसरा कंडीशन हो गया कि दोनों रेखाएं समपाती है। मतलब एक रेखा दिया गया हो और उसी के ऊपर दूसरा रेखा भी खींच दिया जाए, इसी के ऊपर दूसरा रेखा खींच दिया जाए, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा को खींच दिया जाए तो कौन सी रेखा हो जाती है, समपाती रेखा। इसको हम लोग बोलेंगे समपाती रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, समपाती रेखाएं कहेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने देखा मेरे प्यारे बच्चों कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसमें तीन प्रकार के रेखाओं का अध्ययन करना है। एक में प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो में समांतर रेखाएं और तीन में समपाती रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती है, समांतर रेखाएं कब होती है और समपाती रेखाएं कब होती है, यह कंडीशन के अनुसार हम लोग देखेंगे। ठीक ना। अब एक और बात मैं बता दूं, ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उसमें हम लोग को अनुपातों की तुलना करना है। क्या करना है, अनुपातों की तुलना करना है। और अनुपातों की तुलना में ही हम लोग को यह पता चलेगा कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को निरूपित करने वाली जो रेखाएं हैं वो कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी होगी कि समांतर होगी कि समपाती होगी। ठीक है, अब हम लोग जो है प्रश्नावली 3.1 शुरू करने वाले हैं। बने रहिए, देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चा लोग। प्रश्नावली 3.1 का 1 नंबर सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे।
सवाल को पढ़ते हैं हम लोग बहुत ध्यान से। देखिए, जब भी सवाल बनाना हो तो एक बात हमेशा मेरे याद रखिएगा, मेरी बात हमेशा एक याद रखिएगा कि सवाल को अधूरा नहीं पढ़ना है, सवाल को पूरा पढ़ना है। जब तक सवाल को पूरा नहीं पढ़िएगा तब तक आपको बनाने का तरीका, मतलब सवाल कैसे बनेगा यह नहीं समझ में आएगा, मतलब सवाल के नस को आप नहीं पकड़ पाइएगा। इसलिए सवाल को बहुत अच्छा तरह से पढ़िए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अब यहाँ पे दो बात है, एक आफ्ताब है और एक पुत्री है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पहले आफ्ताब जो था अपने पुत्री से 7 गुनी था, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। थोड़ा सा सवाल को हम लोग समझ लेते हैं। उम्र संबंधी प्रश्न में होता क्या है पहले यह तो जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग वर्तमान उम्र जो होता है ना, वर्तमान उम्र मानकर चलते हैं। अब जो वर्तमान उम्र है उससे पहले जितना उम्र है वर्तमान उम्र में से क्या होता है, घट जाता है। जैसे मान के चलिए अगर किसी बच्चा का उम्र 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले उसका कितना उम्र था, तो 10 वर्ष में से 5 वर्ष कम हो जाएगा, यानी 5 वर्ष का था। और 3 वर्ष बाद कितना का हो जाएगा, तो 10 वर्ष में 3 वर्ष और ऐड हो जाएगा तो 13 वर्ष का हो जाएगा। तो यह कंसेप्ट समझिए कि उम्र में पहले का कंसेप्ट अगर रहे तो घटाते हैं और बाद का कंसेप्ट रहे जितना वर्ष बाद कहे उतना वर्ष को हम लोग वर्तमान उम्र में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यह बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें 2 लोग हैं, पहला आफ्ताब है और उसकी पुत्री है। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, वर्तमान उम्र कितना हो गया इसका, x वर्ष हो गया। और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, बोलिए। उसको हम लोग y मान लें। वर्तमान आयु जो है y वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है 7 वर्ष पहले, देखिए ध्यान से, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझिए, वर्तमान आयु आफ्ताब का कितना है, x है, तो x लिखेंगे। और कितना वर्ष पहले कह रहा है, 7 वर्ष पहले कह रहा है, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। 7 वर्ष पहले कहे तो क्या करते हैं, इसमें से 7 वर्ष को घटा देंगे। इसका मतलब ये हुआ 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु कितनी थी, x - 7। ठीक है, अब देखिए 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु, अब बोलिए उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, y, और इसमें से 7 वर्ष घटा देंगे तो y - 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है, 7 वर्ष पहले, मतलब आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले क्या था, x - 7, और यह किसके बराबर है, तो 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु के 7 गुना, कितना, 7 गुना। तो 7 वर्ष पहले यह आफ्ताब की आयु हो गया और 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु हो गया, और आफ्ताब की आयु जो है उसकी पुत्री की आयु कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। यहाँ पे 7 गुनी लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कुछ इस तरीके से समीकरण मिलेगा, x - 7 बराबर, देखिए y से 7 में गुना करेंगे तो 7y हो जाएगा, फिर 7 में -7 से गुना करेंगे तो -49 हो जाएगा। अब एक काम करें, 7y को इस साइड लिखेंगे, ठीक है, तो x - 7y बराबर -49, और ये -7 है तो +7 हो जाएगा,
अब देखिए x माइनस 7y बराबर 7 में से घटाएंगे 49 तो कितना हो जाएगा, -42 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक ना। अब यहां से एक कंडीशन और कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और ये कंडीशन यह है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद अवताब की आयु निकाल लिया जाए। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद अवताब की आयु, अवताब की आयु ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 वर्ष जब कह रहा है तो वर्तमान आयु कितना है, x है, इसमें 3 वर्ष को जोड़ देंगे तो x + 3 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 वर्ष बाद अवताब, अवताब की पुत्री, अवताब की पुत्री की आयु, तो अवताब की पुत्री की वर्तमान आयु y है और 3 वर्ष के बाद इसमें 3 वर्ष और बढ़ जाएगा तो y + 3 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है पुनः प्रश्न से कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि 3 वर्ष बाद अवताब की आयु जो है उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगा, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद अवताब की आयु x + 3 है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर। अब 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु है y + 3 और यह कितना के गुना, यह उम्र जो है ना इसकी पुत्री के 3 गुना के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए x + 3 बराबर, अब y + 3 में 3 से गुना करेंगे, वितरण नियम होता है। तो y × 3 3y प्लस 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 3 को उधर करेंगे 3y को इधर करेंगे तो x - 3y बराबर 9 - 3 और देखिए x - 3y बराबर 6। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना होगा, ठीक है। ऐसे में हम ग्राफीय विधि से व्यक्त करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक ना, अपलोड भी करना है तो दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए इसको आप लोग बना लीजिएगा। समीकरण हम निकाल लिए हैं, ग्राफीय विधि से अगर आता होगा तो बना लीजिएगा, नहीं तो कहिएगा तो हम अगले वीडियो में इसका ग्राफ हम लोग बना देंगे, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। मतलब 3 गो बल्ला और 6 गेंद दोनों जो है कितना रुपए में खरीदी, 3900 में। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। मैंने कहने का मतलब है कि बल्ला और गेंद दोनों मिला करके सबसे पहले 3900 में खरीदा और उसके बाद 1300 में खरीदा। तो चलिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं यही सीखना है, ठीक ना। माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। अब आप लोग सोच रहे हैं बच्चा लोग कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य हम क्यों माने हैं। तो याद रखिए बच्चा लोग, जब भी यह मूल्य वाला प्रश्न हो तो उसमें 1 यूनिट का ही मूल्य मानकर चलते हैं। जब 1 यूनिट का मानकर चलिएगा ना तो 1 से 3 और 1 से 6 निकाल लीजिएगा, ठीक ना। प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से कितना का है, 3 बल्ला, 3 बल्ले का मूल्य प्लस 6 गेंदों का मूल्य बराबर कितना, 3900 है। कितना रुपया है, 3900 रुपया। अब जरा सोचो बच्चों मेरे, अच्छा बताओ, एक प्रश्न का जवाब दो मेरे कि एक कलम का मूल्य 5 रुपया है तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा, 25 रुपया होगा। और यही मूल्य को हम 1 रुपये में व्यक्त करें तो 5 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब है कि
जब भी कुल मूल्य निकालना होता है तो उसमें करते क्या है, वस्तुओं की संख्या गुना में एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य। तो जरा सोचिए, तो 3 गो वस्तु है एक वाला का मूल्य कितना होगा, तो 3 गो वस्तु यानी 3 गुना एक वाला का मूल्य कितना है x प्लस इसमें कई गो गेंद है 6 गो, तो 6 गो वस्तु हो गया गुना एक गेंद का मूल्य कितना है y, तो 6y बराबर में कितना 3900। क्लियर। अब एक काम कीजिए, 3 का कॉमन निकाल लीजिए, तो x प्लस 2y बराबर 3900 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से 3 को हटाइए, तो x प्लस 2y बराबर 3 का साइड चेंज होगा तो 3900, अब बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना बच्चों। x प्लस 2y बराबर 3 से भाग देंगे 3900 में, तो 1300 भागफल आएगा, तो 1300 लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए बच्चा लोग, कमेंट कीजिए, करते रहिए कि हाँ समझ में आ रहा है। और जो लोग नए देख रहे हैं ना, कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री में मत देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए एक और बल्ब था उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 में खरीदी, ठीक है। तो प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से ठीक है, क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से, यहाँ पे लिख दीजिए पुनः प्रश्न से, ठीक है। तो एक बल्ला का मूल्य प्लस 3 गेंदों का मूल्य बराबर में कितना 1300 में, ठीक है। अब देखिए, तो एक बल्ला का मूल्य तो यहाँ पे है 100 रुपया, तो 100 रुपया लिखो प्लस में 3 गेंदों का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 3 गेंद का मूल्य कितना क्या हो जाएगा 3y बराबर 1300 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये तो बीजगणितीय रूप में बदल गया। अब आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफीय यानी ज्यामितीय रूप में बदलना है। तो ग्राफ अपना से कृपया करके बना लीजिएगा, हम बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरी मजबूरी को आप समझिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सेम क्वेश्चन है जो गेंद और बल्ला का क्वेश्चन है ना, रुपया वाला, सेम क्वेश्चन है 3 नंबर। चलिए इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है। समीकरण निकाल दिए तो ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान 1 2 3 4 0 रखने पर तो y का मान निकलेगा, समीकरण 2 से x का मान 1 2 3 4 रखने पर तो y का मान निकलेगा। दोनों समीकरणों से मान सारणी करके ग्राफ बना लीजिए, हो जाएगा। ये सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या कर रहा है, 2 सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए जब भी मूल्य वाला प्रश्न हो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग एक ही यूनिट का मतलब मानते हैं, ठीक ना, एक यूनिट का एक सिवाय जो भी चर होता है उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। लिखेंगे माना कि 1 केजी सेव का मूल्य कितना रुपया, बोलो 100 रुपया कर देते हैं, और 1 केजी, और ध्यान दीजिएगा 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना कर दें, बताइए y रुपया कर दें, तो ठीक है y रुपया कर देते हैं। चलिए अब प्रश्न से क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न से कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सेव का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 केजी सेव का मूल्य 2x हो जाएगा, प्लस में 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य है y रुपया, तो दोनों का मूल्य मिलाकर कितना हो जा रहा है 160 रुपया, समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पुनः प्रश्न से, ठीक है, कह रहा है कि 1 महीने के बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। अब समझिए 4 केजी सेव, तो 1 केजी सेव, यहाँ पे देखिए 1 केजी सेव का मूल्य x है, तो 4 केजी सेव का मूल्य 4x हो जाएगा, क्लियर, प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य, यानी 1 केजी अंगूर का मूल्य y है, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, तो 4x प्लस 2y दोनों का, ये दोनों मूल्य है, ये 4 केजी सेव का मूल्य है और 2 केजी अंगूर का मूल्य है, तो दोनों का मूल्य कितना रुपया हो जा रहा है 300 रुपया हो जा रहा है। अब एक काम करेंगे, इसमें से 2 का कॉमन निकालेंगे, तो 2x प्लस y बचेगा बराबर में 300। अब यह देखिएगा 2x प्लस y बराबर
300 बटा में 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 150, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 में जो समीकरण युग्म प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उन ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा, यानी ज्यामितीय रूप में उनको व्यक्त जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।